हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अभिषेक कुमार गुप्ता। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए वो ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंक्रोनस मशीन है। यानी सिंक्रोनस मशीन में हम सिंक्रोनस अल्टरनेटर हो या सिंक्रोनस मोटर हो, दोनों की ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो आज हम जो सबसे पहले देखने जा रहे हैं वो सिंक्रोनस अल्टरनेटर के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिंक्रोनस मोटर के बारे में भी देखेंगे। ठीक है। तो जो ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किसी भी सिंक्रोनस मशीन के लिए, वो डिपेंड करती है कि आपका जो लोड है उसका नेचर क्या है, मतलब वो वेरिएबल है, कांस्टेंट है, या फिर आपका एक्साइटेशन। यानी जो ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, लोड एंड एक्साइटेशन। क्लियर? इन दो चीजों पे डिपेंडेंट आपकी ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। यानी अगर हम यहां से निकाले तो हमारे पास दो कंडीशन निकल के आते हैं। एक कंडीशन होता है कि आपका एक्साइटेशन कांस्टेंट हो जाए, क्लियर, और लोड वेरिएबल हो जाए। और दूसरा निकल के आता है आपका कि लोड आपका कांस्टेंट हो जाए और एक्साइटेशन वेरिएबल हो जाए। क्लियर? यानी कंडीशन वन जो आपकी निकल के आती है वो आती है कांस्टेंट एक्साइटेशन। आपका एक्साइटेशन क्या हो जाए? कांस्टेंट, एंड वेरिएबल लोड, और लोड आपका वेरी करे। ऑब्वियस ही बात है, अगर हम अल्टरनेटर के टर्म में देखेंगे तो लोड वेरी करेगा तो पावर फैक्टर एंगल वेरी करेगा, सारी चीजें आपकी वेरी होती जाएगी, चाहे वो आपका आउटपुट इलेक्ट्रिकल पावर हो, इस सारा कुछ क्या होगा उस हिसाब से चेंज होता जाएगा। क्लियर? अगर हम कांस्टेंट एक्साइटेशन एंड वेरिएबल लोड की बात करें, यानी यहाँ पे ईएफ की वैल्यू आपकी कांस्टेंट हो गई और आपका जो आईए है वो अकॉर्डिंग टू द लोड चेंज होता रह रहा है। क्लियर? तो ये सारी चीजें यहाँ पे निकल के आएगी। ठीक है। आईए चेंज होने का मतलब क्या हो गया आपका कि आपका जो ईएफ और वीटी के बीच का जो पावर एंगल होता है वो भी चेंज होता जाएगा। तो हमने क्लास में ऑलरेडी देखा था जो कांस्टेंट एक्साइटेशन वेरिएबल लोड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो होती है आपकी पावर एंगल कैरेक्टरिस्टिक्स, होती है पावर एंगल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास में किया हुआ है। क्लियर? तो पावर एंगल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने क्या देखा था? सिलेंड्रिकल रोटर टाइप और सैलिएंट पोल टाइप दोनों के लिए देखा था। और इसमें अगर हम अल्टरनेटर की बात करें तो जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर आता है उसकी वैल्यू क्या आ जाती थी? ईएफ वीटी अपॉन एक्सेस साइन डेल्टा। जहां पे क्या है, आपका एक्साइटेशन कांस्टेंट है लेकिन लोड वेरिएबल। तो अकॉर्डिंग टू द लोड वेरिएशन आपका डेल्टा वेरी करेगा, डेल्टा वेरी करेगा तो उस हिसाब से सारी वैल्यू चेंज होती जाएंगी, आपका पीई में वेरिएशन आता जाएगा। तो ये तो हो गया कंडीशन वन, कांस्टेंट एक्साइटेशन वेरिएबल लोड, जो पावर एंगल कैरेक्टरिस्टिक्स ही होता है और कुछ नहीं होता है। वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम सेकंड कंडीशन की बात करने जा रहे हैं और इसी कंडीशन से कोरिलेट करते हुए हम चीजों को यहां पे समझेंगे। क्लियर? कंडीशन टू आपका क्या होगा कि आपका एक्साइटेशन वेरिएबल हो जाए और लोड कांस्टेंट हो जाए। यानी सेकंड कंडीशन आपका ये हो जाएगा कि वेरिएबल एक्साइटेशन एंड कांस्टेंट लोड। क्लियर? ये चीजें आपकी हो जाए। वेरिएबल एक्साइटेशन यानी आपका यहां पे क्या होगा, ईएफ वेरी करेगा और लोड आपका कांस्टेंट हो गया। क्लियर? लोड कांस्टेंट होने का मतलब क्या हो गया, उसकी जो टर्मिनल वोल्टेज की रेटिंग है वीटी, उसका जो पावर रेटिंग है, ये सारी चीजें क्या हो गई आपकी, एक तरह से कांस्टेंट हो गई। क्लियर? कहने का मतलब यही हुआ। ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि वेरिएबल एक्साइटेशन और कांस्टेंट लोड की वजह से क्या क्या चीजें होती हैं, उसके बेसिस पे हम सारी चीजों को एनालाइज करते हुए चलेंगे। और हाँ, यहाँ पे हम सिलिंड्रिकल रोटर का सहारा ही लेंगे, सिलिंड्रिकल रोटर टाइप अल्टरनेटर के लिए ही देखेंगे सारी चीजें, क्योंकि वहां पे विजुलाइजेशन करना आसान होता है यूनिफॉर्म एयर गैप की वजह से, और इजिली हम चीजों को कोरिलेट कर पाते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें कि वेरिएबल एक्साइटेशन और कांस्टेंट लोड की, पहले चीज तो पीई की वैल्यू क्या होती है आपकी, ईएफ वीटी अपॉन एक्सेस साइन डेल्टा। ये किसके लिए निकल के आता है? ये निकल के आता है कि आपका जनरेटेड ईएमएफ ईएफ है, क्लियर,
और आर ए की वैल्यू हम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कर देते हैं, और ये आपका जे एक्सेस, ठीक है, और यहाँ पे आपका टर्मिनल वोल्टेज वीटी, क्लियर। और ये करंट आई, ये हम अल्टरनेटर के लिए देख रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है करंट आउटपुट की तरफ हो, क्लियर। तो यहां पे ये क्या निकल के आता है, ई एफ वी टी अपॉन एक्सेस साइन डेल्टा, क्लियर। अगर आपको याद हो तो वहां पे हमने ये भी डिस्कस किया हुआ था कि आई ए कॉस थीटा की जो वैल्यू निकल के आती है, आई ए कॉस थीटा की बात करें यहाँ पे, तो आई ए कॉस थीटा क्या होगा, अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे फेजर की बात करें, मैं जल्दी जल्दी इसको रिपीट कर दे रहा हूँ आपको, आपको भी एक बार रिकॉल हो जाएगा। यहाँ पे ई एफ की वैल्यू क्या होती है, वी टी प्लस जे आई ए एक्सेस। अगर हम केवीएल लगाएंगे तो हमें ये मिलना है, ठीक है। हम क्या करते हैं, वीटी को रेफरेंस लेते हैं, ये हमने वीटी को रेफरेंस लिया, क्लियर। आइए उससे थीटा एंगल लैग कर रहा है, ये आपका आई ए हो गया, क्लियर। वीटी प्लस जे आई ए एक्सेस, यानी आई ए के ठीक परपेंडिकुलर, यानी आई ए से लीड करता हुआ ये हमारा क्या हो गया, जे आई ए एक्सेस हो गया, 90 डिग्री लीड करता हुआ, क्लियर, ठीक है। और इनका रिजल्टेंट आपको क्या मिल गया, ई एफ के बराबर, ये आपका ई एफ हो गया, क्लियर। और ये एंगल आपका क्या होता है, पावर एंगल डेल्टा। तो हमने वहां पे ये सारी चीजें कैलकुलेट करी थी, तो वहां पे हमने क्या क्या चीजें निकाली थी कि पी की वैल्यू क्या होती है, ई एफ अपॉन वी टी एक्सेस साइन डेल्टा, और आई ए कॉस थीटा क्या होता है, ई एफ बाई एक्सेस साइन डेल्टा के बराबर। ये चीजें हमने वहां पे निकाली थी। क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया, ठीक है। अगर हम बात करें पी की, तो पी की वैल्यू ऑल्सो वी टी आई ए कॉस थीटा के बराबर भी होता है, क्लियर, ठीक है। अब हम कांस्टेंट लोड की अगर हम बात कर रहे हैं, लोड हमारा क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट लोड होने का मतलब क्या हो गया कि आपकी वीटी और पी, ये दो रेटिंग आपके पास नोन वैल्यू की तरह है, यानी ये कांस्टेंट है, क्लियर। जब पी और वीटी आपकी कांस्टेंट है, तो आप खुद यहां से देख सकते हो क्या चीज, कि आई ए कॉस थीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी, आई ए कॉस थीटा निकल के आएगा पी अपॉन वीटी। तो ये भी क्या हो जाना है आपका, कांस्टेंट रहना, ये आपका चेंज नहीं होगा, क्लियर। और आई ए कॉस थीटा ही क्या है, आई ए कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो ई एफ अपॉन एक्सेस साइन डेल्टा के बराबर होता है, क्लियर। तो ये भी वैल्यू क्या होनी है, कांस्टेंट। एक्सेस की वैल्यू ऑलरेडी कांस्टेंट होती है, एक्सेस की वैल्यू कांस्टेंट होने का मतलब क्या हो गया, आपका ई एफ साइन डेल्टा भी क्या हो जाएगा, यहां से ये भी आपका कांस्टेंट हो जाएगा। यानी यहां पे ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए बेस्ड ऑन द वेरिएबल एक्साइटेशन, दो चीजें अपने दिमाग में रख लीजिएगा, एक तो ई एफ साइन डेल्टा की वैल्यू कांस्टेंट होना, और दूसरी आपकी आई ए कॉस थीटा की वैल्यू कांस्टेंट होना। ये दो चीजें अगर आपके दिमाग में क्लियर हैं, तो हम चीजों को आसानी से समझ पाएंगे और उसको कोरिलेट कर पाएंगे। लॉजिक क्लियर है। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि ई एफ साइन डेल्टा की वैल्यू कांस्टेंट रहनी है, और आपका आई ए कॉस थीटा भी कांस्टेंट रहना, क्लियर। तो अब हम यहां पे देखने जा रहे हैं कि आखिर में एक्साइटेशन, यानी वेरिएबल एक्साइटेशन का क्या इफेक्ट आएगा आपके ऑपरेटिंग कंडीशंस पे, क्लियर, ठीक है। तो हम यहां पे देखने जा रहे हैं वेरिएबल एक्साइटेशन, ठीक है, क्लियर। तो बाई वेरिंग फील्ड एक्साइटेशन, फील्ड एक्साइटेशन वेरी करने पे आपका जो ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है मशीन का, उस पर क्या फर्क पड़ेगा, और ये हम किसके लिए देखने जा रहे हैं, ये देखने जा रहे हैं हम फॉर अल्टरनेटर। ये किसके लिए देखने जा रहे हैं हम, अल्टरनेटर के लिए। तो ये चीज तो क्लियर हो गया कि आपका जो ई एफ होता है वो वी टी प्लस जे आई ए एक्सेस के बराबर होता है, क्लियर। तो एक्साइटेशन, वेरिंग फील्ड एक्साइटेशन से हमारे पास तीन मोड आते हैं। एक आपका
और नॉर्मल एक्साइटेशन होता है, दूसरा आपका अंडर एक्साइटेशन होता है, तीसरा आपका ओवर एक्साइटेशन होता है। तो इन तीनों को बारी बारी हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो देखेंगे कि आखिर में ये किसके लिए होता है, किस तरह से होता है, ये सारी चीज़ों को हम समझेंगे, उसके बाद ये क्लियर कर पाएंगे। यानी हमारे पास एक्साइटेशन पे बेस्ड 3 मोड है। क्लियर? एक आपका नॉर्मली एक्साइटेशन। क्लियर? सेकेंड वन ओवर एक्साइटेशन, and the third one is अंडर एक्साइटेशन। अब ये अंडर एक्साइटेशन, ओवर एक्साइटेशन, ये चीजें कैसे हमें मिलती हैं, इन चीजों को हम फेजर समझने की कोशिश करेंगे। और वो भी कैसे समझने की कोशिश करेंगे, हम ये देखेंगे कि अगर हमारा जो कांस्टेंट लोड ले रहे हैं उसका नेचर अगर हम चेंज कर रहे हैं फ्रॉम लैगिंग टू लीडिंग, यानी पहले हम लैगिंग पावर फैक्टर का लोड लेंगे, फिर हम यूनिटी पावर फैक्टर का लोड लेंगे, फिर हम लीडिंग पावर फैक्टर का लोड लेंगे, तो हमारा बिहेवियर कैसे कैसे क्या चेंज हो रहा है, और उसके बेस पे हम देखेंगे किस कंडीशन में आपका नॉर्मल एक्साइटेशन होता है, किस कंडीशन में ओवर एक्साइटेशन होता है, और किस कंडीशन में अंडर एक्साइटेशन होता है। तो मैंने क्या बताया कि हम 3 कंडीशन लेके चलेंगे। एक बात देखेंगे हम लैगिंग लोड, दूसरी बार हम लेंगे यूनिटी पावर फैक्टर लोड, एंड लास्ट लेंगे हम लीडिंग पावर फैक्टर। लेकिन इन सब चीजों को लेने के लिए आपको एक चीज फिर क्लियर रहना चाहिए कि क्या आई ए कॉस थीटा की वैल्यू ये भी आपकी हमेशा कांस्टेंट रहनी है, चाहे लोड लीडिंग हो जाए, चाहे लोड आपका यूनिटी पावर फैक्टर है, चाहे लोड आपका लैगिंग हो जाए, किसी भी कंडीशन में आई ए कॉस थीटा की वैल्यू कांस्टेंट रहनी है। और दूसरी क्या चीज कांस्टेंट रहनी है, ई एफ साइन डेल्टा। ई एफ साइन डेल्टा की वैल्यू भी क्या रहनी है, आपकी कांस्टेंट रहनी है। तो ये 2 पैरामीटर आपको दिमाग में रखना है, और उसके बेसिस पे ही हम क्या करेंगे, चीजों को समझेंगे। तो एक ही फेजर के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फेजर हम ड्रॉ करने की कोशिश करने जा रहे हैं यहाँ पे। क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या किया, तीनों कंडीशन को हम एक ही फेजर समझेंगे, और वहां पे हम देखेंगे कि क्या चीजें हो रही। क्लियर? ये हमने वर्टिकल फ्रेम लिया, और ये हमने ले लिया हॉरिजॉन्टल। क्लियर? ठीक है, तो VT को हम क्या किया, VT को हम एज अ रेफरेंस ले लेंगे। यहां पे हमने VT को एज अ रेफरेंस ले लिया एज यूजुअल। VT हमारा क्या हो गया, एज अ रेफरेंस। अब हम क्या करेंगे, करंट को नेचर को, मतलब फ्रॉम लैगिंग टू यूनिटी पावर फैक्टर टू लीडिंग पावर फैक्टर तक हमें जाना। तो हमने क्या किया, पहली बार माना कि करंट हमारा IA1 है, और वो θ1 एंगल से लैग कर रहा है। ये पहली कंडीशन ली हमने, करंट मान लिया आर्मेचर करंट I1 है, और वो θ एंगल से लैग कर रहा है। क्लियर? ठीक है, θ1 इसको भी ले लेते हैं, एपॉस्ट्रोफी चूज कर लेते हैं θ1। ठीक, अब क्या होगा, हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ये ध्यान रखना है कि IA का जो cos थीटा कंपोनेंट होगा वो हर केस में कांस्टेंट आना है। यानी अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो क्या दिख रहा है, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू होगी IA cos θ1 के बराबर, जो हर एक कंडीशन में आपका कांस्टेंट रहना, हर एक कंडीशन में। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, चाहे वो यूनिटी पावर फैक्टर हो, चाहे आपका लीडिंग पावर फैक्टर हो, चाहे आपका लैगिंग पावर फैक्टर हो, हर केस में आपका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वैल्यू आएगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, क्योंकि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होना। क्लियर? ठीक है, अब हम फेजर ड्रॉ करते हैं। फेजर क्या कहता है, VT प्लस JIA एक्सेस। क्लियर? अगर हम बात करें यहां पे तो EF हमने क्या निकाला था, EF की वैल्यू थी VT प्लस JIA एक्सेस के बराबर, RA की वैल्यू 0। क्लियर? RA की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे 0 ले लेंगे। तो ये चीज आनी है। यानी अगर मैं पहली कंडीशन के लिए देखूं तो VT प्लस JIA1 एक्सेस आएगा, यानी ये आपका IA1 का फेज है। ठीक, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, प्लस जे का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री लीड करता हुआ। तो 90 डिग्री लीड करने का मतलब होता है हमें क्या करना होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में
रोटेट हो जाता है। लीडिंग का मतलब यही होता है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप फेजर को रोटेट कर दिए, 90 डिग्री लीड कर गया, ये आपको क्या मिल गया, JIA1 एक्सेस। क्लियर। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा EF के बराबर। ये हो गया आपका EF। अब हमें एक और सावधानी बरतनी है कि EF साइन डेल्टा, ऑब्वियस ही बात है ये एंगल क्या होगा, ये एंगल डेल्टा के बराबर होगा। अब EF साइन डेल्टा कंपोनेंट हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। यानी अगर हम वर्टिकल लाइन से यहां पे ये ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या मिलेगा आपको, इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये आपको मिलेगा EF साइन डेल्टा के बराबर। ये वैल्यू क्या मिलेगी आपको, EF साइन डेल्टा के बराबर मिलनी। क्लियर। इसकी वैल्यू भी क्या रहनी है हमेशा, किसी भी कंडीशन में, चाहे आप लैगिंग लोड ले लें, यूनिटी पावर फैक्टर का लोड ले लें, या फिर लीडिंग पावर फैक्टर का लोड ले लें, हर केस में ये वैल्यू कांस्टेंट आनी है। इसलिए मैंने क्या किया, यहां भी डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी, ताकि यहां पे ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये चीज हमें ध्यान रखना है। यानी इसी लोकस पे हमें EF का फेजर मिलेगा, जैसे IA का फेजर हमें इसी लोकस पे मिलेगा, ये भी इसी के लोकस पे मिलेगा। ये चीज क्लियर है सबको, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब देखो, जब आपका लैगिंग लोड है, तो अगर आप EF के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को देखोगे, क्लियर, जो VT के सेम फेज में है, ये आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये मिलेगा, ये क्या मिलेगा आपको, EF cos डेल्टा। क्लियर। तो EF cos डेल्टा का अगर मैग्नीट्यूड देखें हम, तो EF cos डेल्टा का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आ रहा है, लैगिंग लोड के लिए EF cos डेल्टा आ रहा है ग्रेटर देन VT। इसके लिए, फॉर लैगिंग लोड। तो लैगिंग लोड के लिए जब ये ग्रेटर आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो कंपोनेंट, मतलब EF का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो टर्मिनल वोल्टेज से ज्यादा आ रहा है। तो जब ये टर्मिनल वोल्टेज से ज्यादा आ रहा है, तो इस केस को हम बोलेंगे ओवर एक्साइटेशन। क्या बोलेंगे, ओवर एक्साइटेशन। यानी यहां पे क्या डिसाइड कर रहा है कि आपका ओवर एक्साइटेशन है, अंडर एक्साइटेशन है, नॉर्मली एक्साइटेशन है, ये EF cos डेल्टा और VT के बीच की जो वैल्यू है उसके बीच का रिलेशन डिसाइड कर रहा है कि आपका ओवर एक्साइटेशन होना, या फिर अंडर एक्साइटेशन होना, या फिर नॉर्मली एक्साइटेड रहना। क्लियर। अब हम बात करने जा रहे हैं यहां पे यूनिटी पावर फैक्टर लोड। यूनिटी पावर फैक्टर लोड के केस में IA2 अगर हम लें, तो IA2 क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है VT के सेम फेज में आएगा। ये हमने IA2 ले लिया, तो IA2 क्या होगा, VT के सेम फेज में आएगा, क्योंकि यूनिटी पावर फैक्टर है, VT और IA के बीच का एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री। तो V2 के सेम फेज में आपका IA2 आ गया। IA2 सेम फेज में होने का मतलब क्या हो गया कि जब हम इसके थ्रू फेजर ड्रॉ करेंगे, यानी अब हम इसके लिए जब इक्वेशन निकालेंगे, तो इक्वेशन क्या निकल के आएगा, फॉर यूनिटी पावर फैक्टर EF की वैल्यू क्या आ जाएगी, VT प्लस JIA2 एक्सेस। क्लियर। ऑब्वियस ही बात है कि EF की वैल्यू EF2 मान लो आ गई, ठीक है। जैसे यहां पे आपका EF1 आ गया, ये हमने मान लिया EF1 आया है, ये किसके लिए आया है, लैगिंग लोड के लिए आया। क्लियर, ठीक है। इसके लिए क्या आ गया, EF2 आ गया। चलो EF2 का फेजर ड्रॉ करते हैं, तो VT प्लस JI2X2, यानी I2 लाइन क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ही क्या है, यही लाइन आपकी I2 जा रही है। क्लियर। तो I2 से 90 डिग्री लीड करते हुए आपको क्या मिलेगा, प्लस JI2X2, यानी ये जो लाइन होगी ये क्या हो जाएगी, JI2X2 के एक्सेस के बराबर हो। क्लियर। और इसका जो रिजल्टेंट मिल जाना है वो हमें क्या मिल जाएगा, वो हमें मिल जाएगा EF2। ये हमें मिल गया EF2। क्लियर। तो फिर से वही चीज है, EF2 का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ऑब्वियस सी बात है EF साइन डेल्टा है, EF साइन डेल्टा की वैल्यू कांस्टेंट होनी है, यानी अगर ये इसी लोकस पे मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वही होना है।
अब EF2 का अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, ये मैंने मान लिया ये एंगल आपका डेल्टा 2 हो गया, ये एंगल क्या हो गया, डेल्टा 2 हो गया। ये एंगल क्या था आपका, एपोस्ट्रोफी यूज कर लेते हैं हर कंडीशन के लिए, डेल्टा 1 हो गया। क्लियर। तो यहां पे भी अगर आप कंपोनेंट लेंगे तो ये कंपोनेंट आपको क्या दिखेगा, ये दिखेगा आपको VT के बराबर, और इसकी वैल्यू क्या होगी, EF2 cos डेल्टा 2। क्लियर। तो जैसे यहां पे आपका ये EF1 cos डेल्टा 1 की वैल्यू क्या हो गई, ग्रेटर देन VT हो गई, तो आपको यहां पे क्या दिख रहा है, यहां पे ये दिख रहा है कि EF2 cos डेल्टा 2 की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है आपकी VT के बराबर। इसका मतलब क्या हो गया, टर्मिनल वोल्टेज के बराबर आ गया। तो इस कंडीशन को हम बोल देते हैं नॉर्मल एक्साइटेशन। ये आपका हो गया नॉर्मल एक्साइटेशन। क्लियर। तो लैगिंग केस में आपको क्या मिला, ओवर एक्साइटेशन। यूनिटी पावर फैक्टर केस में क्या मिला आपको, नॉर्मल एक्साइटेशन। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे कि जब आपका लोड क्या हो जाए, लीडिंग। क्लियर। यानी लीडिंग पावर फैक्टर की अगर हम बात करें तो ये हमने एज्यूम कर लिया, ये हमारा क्या है, IA3। ये क्या है, IA3। क्लियर। ऑब्वियस ही बात है, ये एंगल क्या हो जाएगा, लीडिंग कर रहा है, तो ये एंगल हो गया θ3। क्लियर। VT से वो θ3 एंगल लीड कर रहा है। लीडिंग का मतलब यही होगा कि टर्मिनल वोल्टेज से IA क्या होगा, लीड करेगा। क्लियर। चलो इसके लिए लोकस ड्रॉ करते हैं। ये आपका IA3 है, तो IA3 के ठीक परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करेंगे। क्लियर। ठीक है। तो ये हमने एज्यूम किया ये आपका IA3 है। क्लियर। तो IA3 के परपेंडिकुलर प्लस JI, अगर हम देखें यहां पे तो फिर से वही चीजें हैं, फॉर लीडिंग पावर फैक्टर, फिर से वही चीजें, EF3 की वैल्यू क्या होनी है, VT प्लस JIA3 एक्सेस के बराबर आनी है। यानी IA3 से क्या हो गया, 90 डिग्री लीड करता हुआ, तो ये IA3 का वो है। क्लियर। ठीक है। तो IA3 से 90 डिग्री लीड करता हुआ आपको ये मिल जाएगा, ये आपको मिल गया JIA3 एक्सेस। क्लियर। जो IA3 से क्या हो रहा है, 90 डिग्री लीड कर रहा है। क्लियर। ठीक है। ये IA3 से 90 डिग्री, IA3 के फेस से क्या हो रहा है, 90 डिग्री लीड कर रहा है, तो ये आपका प्लस JIA3 एक्सेस आ गया। अगर हम इन तीनों का रिजल्टेंट लेंगे तो हमें क्या दिखेगा, हमें दिखेगा ये, यानी EF3 की वैल्यू। पीछे ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका EF3 का फेजर दिख गया। क्लियर। तो आपको क्या दिख रहा है, फिर से हम EF3 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखेंगे, यहां से हम परपेंडिकुलर जब डालेंगे इस पॉइंट पे, तो ये आपको मिलेगा EF3 cos डेल्टा 3। क्लियर। क्योंकि ये एंगल जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा 3 के बराबर। ये एंगल जो होगा वो डेल्टा 3 के बराबर हो जाएगा, यानी EF3 और VT के बीच का एंगल। तो आप यहां पे क्या देख रहे हैं, फॉर लीडिंग पावर फैक्टर के लिए आप क्या देख रहे हैं, आप यही देख रहे हैं कि EF3 cos डेल्टा 3 की वैल्यू क्या हो जा रही है, EF3 cos डेल्टा 3 की वैल्यू क्या हो जा रही है, लेस देन VT। तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे, ऑब्वियस बात है टर्मिनल वोल्टेज से कम हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे अंडर एक्साइटेशन। क्लियर। तो हमने यहां पे चीजों को उल्टी तरीके समझने की कोशिश की कि आपका ओवर एक्साइटेशन कब हो सकता है, आपका नॉर्मल एक्साइटेशन कब हो सकता है, आपका अंडर एक्साइटेशन कब हो सकता है। तो हमने क्या देखा, जब आपका लैगिंग लोड है तो उस कंडीशन में आपको ओवर एक्साइटेशन हमेशा मिलेगा अल्टरनेटर केस में, और जब आपका यूनिटी पावर फैक्टर लोड है तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको हमेशा नॉर्मल एक्साइटेशन मिलेगा। और जब आपका लोड लीडिंग लोड है तो उस कंडीशन में हमेशा अंडर एक्साइटेशन मिलेगा। क्यों, क्योंकि EF का वो कंपोनेंट जो VT के सेम फेज में होगा उसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। क्लियर। तो हमने क्या देखा यहां पे, हमने ये देखा नॉर्मल
एक्साइटेशन। क्लियर? पॉइंट आउट इसको फाइनली समराइज करते हैं हम लोग। नॉर्मल एक्साइटेशन आपको किसके लिए मिला? यूनिटी पावर फैक्टर के लिए। किसके लिए? यूनिटी पावर फैक्टर के लिए। क्लियर? यूपीएफ मतलब यूनिटी पावर फैक्टर। क्लियर? जब आपके लोड का बिहेवियर क्या है? यूनिटी पावर फैक्टर है, तो उस कंडीशन में आपको ये मिला। और इस कंडीशन में आपका ईएफ कॉस डेल्टा की जो वैल्यू है वो मस्ट बी इक्वल टू वीटी होगी। क्लियर? दूसरा कंडीशन आपका ओवर एक्साइटेशन। ओवर एक्साइटेशन में हमने क्या देखा कि आपका जो लोड का नेचर है वो लैगिंग पावर फैक्टर। लैगिंग पावर फैक्टर लोड में हमने क्या देखा? कंडीशन क्या हो जा रहा था? ईएफ कॉस डेल्टा की जो वैल्यू थी वो ग्रेटर देन वीटी आ रही थी। क्लियर? ठीक है। लास्ट वन क्या था आपका? अंडर एक्साइटेशन। तो अंडर एक्साइटेशन में हमने क्या देखा? वो किसके लिए मिल रहा था हमें? ये मिल रहा था हमें लीडिंग पावर फैक्टर लोड के लिए। और ये सारा का सारा ऑपरेशन याद रखिएगा, ये फॉर अल्टरनेटर है। किसके लिए है? अल्टरनेटर के लिए। क्लियर? मोटर केस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लीडिंग पावर फैक्टर लोड, और इस केस में क्या हो जा रहा था? ऑब्वियस सी बात है कि ईएफ कॉस डेल्टा की वैल्यू लेस देन वीटी आ रही थी। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको अल्टरनेटर, ये किसके लिए था हमारा? अल्टरनेटर के लिए, फॉर जनरेटिंग मोड। जनरेटर यानी जनरेटिंग मोड के लिए आपका जो बिहेवियर है, इफेक्ट ऑफ वैरिंग फील्ड का जो बिहेवियर है, ये इफेक्ट ऑफ वैरिंग फील्ड ही तो है। तो इफेक्ट ऑफ जो वैरिंग फील्ड है वो किस हिसाब से अपने नेचर को चेंज करता है, नॉर्मल एक्साइटेशन, ओवर एक्साइटेशन और अंडर एक्साइटेशन को कैसे बताता है, ये बिहेवियर है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि क्या चीजें हो रही हैं और कैसे हो रही हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मोटर के बिहेवियर के बारे में देखेंगे, यानी इफेक्ट ऑफ वैरिंग फील्ड ऑन द पर्टिकुलर मशीन यानी मोटर। क्लियर? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।